आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं मुफीद जिलानी आपका स्वागत करता हूँ। भारत रत्न अब थोक के भाव में बांटे जा रहे हैं। दरअसल देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो एक प्रतिष्ठित सम्मान भी माना जाता है, अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन इस साल 5 और लोगों को ये सम्मान दिया जाना है, जिसमें चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर। इसका ऐलान समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट देकर किया। ये सम्मान क्या वाकई सम्मान है, या इस सम्मान की आड़ में चुनाव की खेती काटी जा रही है, वोटों की खेती काटी जा रही है? दरअसल ऐसा लगने लगा है कि अब ये सम्मान सौदेबाजी बनकर रह गई। इस विषय पर रवीश कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट आज पेश की है। मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को, जो रवीश कुमार ऑफिशियल पर है, उसको देखिए और इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत रत्न बंट रहा है। यह सम्मान कम, चुनावी समीकरण ज्यादा लग रहा है। कहीं इसके जरिए सरकार बदल रही है तो कहीं बीजेपी को नया दल मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में समीकरण और गठबंधन का नया नाम भारत रत्न समीकरण और भारत रत्न गठबंधन भी होगा। गोदी मीडिया के स्टूडियो में एक अलग ग्राफिक्स बनेगा। भारत रत्ना रिजल्ट, कहां कहां पर यह सम्मान बांटकर वोट मिला है, इसका हिसाब होगा। सम्मान की राजनीति भारत की राजनीति का अभिन्न अंग है। अगर इसे ठीक से किया जाए तो बिना काम किए आप सम्मान की राजनीति के नाम पर, पहचान की राजनीति के नाम पर 10-20 साल सत्ता में आराम से निकाल सकते हैं। जिस तरह से राजनेताओं का भारत रत्न के जरिए सम्मान हो रहा है, उम्मीद कीजिए एक दिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी आएगा जो सभी 140 करोड़ भारतीयों को आधार कार्ड देखकर भारत रत्न दे देगा। अगर नेता को देकर वोटर को साधा जा सकता है तो क्यों ना सीधे सीधे हर मतदाता को भारत रत्न दे दिया जाए। नेता को अपनी पार्टी या गठबंधन में बुलाकर चुनाव जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साल या तो एक साथ सबके नामों की घोषणा हो जाती, लेकिन जिस तरह पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर उसके कुछ दिन बाद आज चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है, उससे यही लगता है कि चुनावी समीकरण को साधने के लिए इसकी घोषणा की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न की घोषणा हुई, तभी अपने वीडियो में हमने कहा था कि इसका इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है। वहां सरकार बदल गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर एक नया दल गठबंधन में लाया जा रहा है। एनडीए के गठबंधन में चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, दिल जीत लिया। लोगों ने लिखा, दल भी जीत लिया। चर्चाएं चल रही थीं कि जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। अब इसमें कोई शक नहीं रहा। वैसे इस अर्थ में प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद से भी कोई दिक्कत नहीं। जयंत चौधरी को दल में लाने के लिए उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देते हुए परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप घुटने टेक रहे हैं। वे इस मुद्दे से लड़ने नहीं चले थे। उनके लिए कोई नेता परिवारवादी तभी तक है जब तक विरोधी खेमे में है। जैसे ही बीजेपी में या एनडीए में आ जाता है, परिवारवाद की जगह वह भारत रत्न हो जाता है। क्या राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा कोई दूसरा नेता हो सकता है? चौधरी चरण सिंह निश्चित रूप से बड़े नेता रहे हैं, मगर वे कुछ ही दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। संसद में विश्वास मत का सामना करने से पहले इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद भी चौधरी साहब का राजनीति में बड़ा योगदान है। यूपी में उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने में सक्रिय और अग्रिम भूमिका निभाई। कांग्रेस को हर बात के लिए कोसने वाले प्रधानमंत्री मोदी को बताने की जरूरत नहीं कि चौधरी चरण सिंह तब कांग्रेस सरकार में ही मंत्री थे।
उन्हें अक्सर जाट नेता कहा जाता है, मगर 1977 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बताओ मैं कब जाट समर्थक रहा हूं, मैं केवल जाटों का नेता नहीं हूं। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने मुस्लिम, महिर, गुज्जर, राजपूत का एक गठजोड़ बनाया जिसे मजगर कहा जाता था। 1979 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, चरण सिंह मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे थे। इंदौर से पहले झाबुआ, रतलाम में भीड़ शोर करने लगी। उन्होंने जनसंघ और आरएसएस को दोषी ठहराया और कहा कि पूरे देश में जनसंघ को एक भी चुनावी सभा नहीं करने देंगे। 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौधरी चरण सिंह याद आए हैं। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के नेता दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के आवास 12 तुगलक रोड को राष्ट्रीय स्मारक में बदले जाने की मांग करने लगे। उस समय की खबरें देखेंगे तो इस बंगले को बचाने के लिए कितने धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। तब अजित सिंह भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, कई बार मेरठ में भी, और अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होते रहे। नीतीश कुमार से लेकर हरियाणा के तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी चरण सिंह के आवास को राष्ट्रीय स्मारक में बदलने की मांग का समर्थन किया था। 2014 से लेकर 2021 तक इस तरह की मांग उठती रही। हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था। राष्ट्रीय लोकदल और अन्य समाजवादी दलों ने पिछले 10 साल में कई बार चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। सोनिया गांधी ने चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। रालोद नेता जयंत चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया और कहा कि उनके लिए भावुक पल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा कर दिया। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। यानी यह साफ हो गया कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा रहे हैं। जिस सम्मान के लिए कई साल से रालोद मांग करता रहा, उसे इसकी पूर्व संध्या पर दे दिया गया है। लेकिन एक सवाल है, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 51 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। पिछले साल तब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? उस समय रालोद केंद्र से भारत रत्न की मांग कर रहा था। जयंत चौधरी किसान आंदोलन के दौरान सरकार की बर्बरता पर भाषण दिया करते थे। बहुत लोगों ने उनके पुराने वीडियो भी चलाए कि उन्हें किस तरह से यूपी की पुलिस पीट रही है, योगी की पुलिस पीट रही है, शायद इस उम्मीद में कि वे एनडीए में ना जाएं। और लोग याद दिलाते रहे कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग किया करते थे। आज उसके बदले एक भारत रत्न से प्रधानमंत्री ने उनका दिल जीत लिया है और दल भी जीत लिया है। जिस बीजेपी को किसान विरोधी कहा, अब वे बीजेपी को गले लगाएंगे। 2022 के चुनावी आंकड़ों को देखिए तो पश्चिमी यूपी में रालोद और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। रालोद का वोट प्रतिशत 16.70 रहा, समाजवादी पार्टी का 19.32% रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इन दोनों से कहीं ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी को 47.82% वोट मिले। बीजेपी यहां पूरी तरह से सुरक्षित नजर आती है। तब फिर बीजेपी रालोद को लेकर इतनी बेचैन क्यों है? विधानसभा चुनावों में रालोद 33 सीटों पर लड़ी थी और 8 विधायक ही जीते। तो क्या यह सब केवल इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है? इंडिया गठबंधन के मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल 1 साल से कहा जा रहा था कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री को बहुत वोट मिलने वाले हैं, 400 सीटें आ जाएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनके सामने कोई चुनौती नहीं। राम मंदिर बन जाने के बाद इसे और ठोक बजाकर कहा जाने लगा। मगर 4 दिन भी नहीं बीते कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान होता है, बिहार में सरकार बदलती है। जिस नीतीश कुमार को भाजपा ने पानी पी पी कर कोसा, कहा कि कभी एनडीए में इन्हें वापस नहीं लेंगे, उस भाजपा ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। राजनीति को नहीं समझने वाला भी यही कहेगा, यह सब बिहार की 40 लोकसभा सीटों को पक्का करने के लिए किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जब कांग्रेस को ललकारते हैं तो लगता है उनके सामने कोई चुनौती नहीं है।
लेकिन सदन के बाहर की राजनीति में उनके लिए जयंत चौधरी भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं और उन्हें साधने के लिए वे परिवारवाद के मुद्दे को छोड़ देते हैं, भारत रत्न की घोषणा कर देते हैं। चौधरी चरण सिंह को प्रेम करने वाली जनता क्या कभी यह समझ पाएगी कि भारत रत्न उन्हें उनके काम के बदले मिला है या 5-7 सीटों के गठबंधन के बदले? यह सम्मान है या सौदा है? सौदे के बदले मिला सम्मान सम्मान नहीं होता, भले उसका नाम भारत रत्न ही क्यों ना हो। चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग अखिलेश यादव ने भी की थी, जैसे कर्पूरी ठाकुर के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने की थी। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। यही प्रधानमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद ध्वंस की गई, जिसके बाद नरसिम्हा राव ने 5 संगठनों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमाते इस्लामी हिंद और इस्लामिक सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। करण थापर ने जनवरी 1993 में आई विटनेस पत्रिका के लिए एक इंटरव्यू किया और नरसिम्हा राव से पूछा था, क्या बाबरी कांड अचानक हुआ या आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल और विहिप द्वारा सुनियोजित ढंग से किया गया था? तो ऑन रिकॉर्ड नरसिम्हा राव कहते हैं, मेरे पास ये मानने के कारण हैं कि ये सुनियोजित ढंग से पहले से प्लान करके किया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के 17 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काल चक्र घूम गया है। कोई काल चक्र नहीं घूमा है, आप खुद ही देख लीजिए। भारत की राजनीति जिन चतुराइयों, छल प्रपंचों से भरी हुई है, उसी में से अपने लिए चुनावी बूटी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने पीवी नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार के कितने ही आरोप लगाए। आज वही बीजेपी और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रहे हैं। यह मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसे मेमोरी लॉस कहते हैं, हिंदी में स्मृति लोप। नरसिम्हा राव के निधन पर आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने पांचजन्य में उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि कार सेवकों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो अकारण नहीं रहा होगा। मतलब इशारे में कह गए कि ध्वंस के पीछे उनका मौन समर्थन रहा होगा। सुदर्शन ने यह भी लिखा है कि उन्होंने दबाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया और उनके साथ हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने सीआरपीएफ की टुकड़ी अयोध्या नहीं भेजी जब तक रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित नहीं किया गया। बाबरी मस्जिद के ध्वंस से जुड़े 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी और नरसिम्हा राव। इन्हें भारत रत्न देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रथ यात्रा पर निकलने वाले नरेंद्र मोदी हैं, आज के भारत के प्रधानमंत्री। बाबरी मस्जिद ध्वंस को अपने जीवन का दुखद क्षण बताने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न मिल रहा है, जबकि ध्वंस के समय की तस्वीरों में आडवाणी मुस्कुरा रहे थे। काश वह दिन भी आता जब सभी कार सेवकों को भारत रत्न दे दिया जाता। भारत की जनता जब इतनी सारी विडंबनाओं को समेट सकती है, तो इस विडंबना को भी लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख लेगी, चैन की नींद सो जाएगी। भारत रत्न को लेकर भावुक होने की जरूरत नहीं है। यह राजनीतिक ही होता है तो इसके पीछे की राजनीति देखने में कोई गलती नहीं। बीजेपी अक्सर आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस सभी योजनाओं के नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर रखती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस से भी आगे निकल गए। उनके कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को भारत रत्न मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता हैं। अभी तक कुल 53 लोगों को भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से 5 इस बार दिए जाएंगे। भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह मांग के आधार पर पहले भी दिया जाता रहा है। कांग्रेस के समय तो सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, बाद में वे तमाम चीजों का विज्ञापन करते नजर आए। लेकिन क्या मांग के आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए? राजनीतिक समीकरण जोड़ने और दल बदल कराने के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए? फिर इस सम्मान की क्या अहमियत रह जाएगी? ऐसा लगता है कि हम एक देश के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने की प्रक्रिया भी सर्वश्रेष्ठ और पारदर्शी नहीं बना सके और न सक्षम हैं।
लगता है प्रधानमंत्री भी इस तरह की मांगों से तंग आ चुके हैं। वे इसकी घोषणा तो कर रहे हैं, मगर साथ ही भारत रत्न का मान भी घटा रहे हैं कि जो मांगे उसे दे दो, जिसे चाहिए उसे दे दो, कहानी किस्सा खत्म करो, बस कह दो कि साथ में वोट लेता आए, साथ में सरकार लेता आए, साथ में कोई दल लेता आए। भारत रत्न दिए जाने का कुछ तो पैमाना होना चाहिए कि मिलने पर लगे कि किसी को मिला है। अभी तो केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही चुन लेते हैं कि किसे दिया जाना है। मांग और मन के आधार पर दिए जाने से एक दिन यह सम्मान भारत रत्न की जगह मांग रत्न या मन रत्न कहा जाने लगेगा। जो भी है, इस बार बीजेपी का बेड़ा पार कराने में भारत रत्न काफी काम आता लग रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।